नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर है, उसे 31 से ज्यादा सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। 2019 में पार्टी को 302 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए को 258 और इंडिया गठबंधन को 213 सीटों पर आगे आते नजर आ रहे हैं। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है। लखनऊ के रामबाई इलाके के काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में आपस में झगड़े की खबर भी सामने आई है। वहीं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार दोपहर 1 बजे तक भाजपा को 241, कांग्रेस को 94, सपा को 36, टीएमसी को 31, डीएमके को 21, टीडीपी को 16, जेडीयू को 15 और शिवसेना यूटीबी को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, राजद को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिलती नजर आई। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम के नतीजे सामने आ रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटों में नई सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है। साथ ही बताया जा रहा है कि आज राहुल गांधी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। रुझानों में इंडिया ब्लॉक को 220 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा जीत गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह खचरियावास को उन्होंने मात दी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार कर ली है। निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू ने बातचीत की। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में बीजेपी 14 और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली में सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। वहीं गिरिराज सिंह ने बेगूसराय सीट पर बढ़त हासिल की है और नित्यानंद राय भी उजियारपुर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वहीं से निकला हूँ। मैं उत्तर मुंबई के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार हम सेवा कर सके। अभी तक के अनुमान के हिसाब से लगभग 1.25 लाख वोटों से उत्तर मुंबई में भाजपा आगे है और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई की सीट अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आपकी? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। 2009 से लेकर के मुझे पार्टी ने भी उम्मीदवार लगातार बनाया, चौथी बार, और चौथी बार बीकानेर की जनता ने जीत दिलाई। तो ये अवसर है बीकानेर के मतदाताओं को,
बीकानेर की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने तो मैं इस अवसर पर हमारे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का और जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, विकसित भारत की एक परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है। उसी दिशा में बीकानेर भी विकसित बीकानेर बने, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो उसी के साथ इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और दिल्ली में जो है बीजेपी के सभी उम्मीदवार 7 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग ढोल बजाकर, मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली की 7 सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी और नेता हैं, सभी बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और वहां अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वे 7 सीटों पर अपनी जीत पक्की मान चुके हैं। जिस तरीके से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सभी एक भारी भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हाथों में ढोल ले रखा है, साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं और खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा ने भी जो है जीत का परचम लहरा दिया है। मंजू शर्मा जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं, जहां उन्होंने भारी बहुमत से अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं जयपुर में मंजू शर्मा की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने भी बहुत अच्छी बढ़त बनाई है और लगातार वे आगे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सीट से उनकी जीत पक्की है। अभी जो है करीब 3 बज चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की 7 सीटों पर लोग जमकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है ढोल नगाड़ों पर डांस करते नजर आ रहे हैं, थिरकते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि वे मान चुके हैं कि उनकी जीत पक्की है और दिल्ली की 7 सीटों पर उन्होंने जीत अपनी मान ली है। लेकिन अब भी फिलहाल बाकी पूरी तरीके से नतीजे आने बाकी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा भी जीत गई हैं। वहीं आपको बता दें हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत 54,000 वोट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई में अंतिम राउंड शुरू हो चुका है। शिवसेना शिंदे गुट की यामिनी जाधव की हार मानी जा रही है। इसी के साथ अगर हम नजर डालें अन्य आंकड़ों पर, तो उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल बीजेपी से आगे चल रहे हैं। उत्तर पश्चिमी मुंबई से यूबीटी शिवसेना के अमोल आगे चल रहे हैं। इसके साथ उत्तर मध्य से उज्जवल निकम बीजेपी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही अगर बात उत्तर पूर्व से शिवसेना यूबीटी की जाए तो संजय दीना पाटिल आगे चल रहे हैं। साथ ही दक्षिण मध्य से शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई आगे चल रहे हैं। वहीं दक्षिण मुंबई से शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगातार ये जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्व मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट से रविंद्र वायकर और तमाम ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 सीटों पर लगातार बीजेपी आगे चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और हाथों में ढोल नगाड़े लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर नजर महाराष्ट्र पर डाली जाए तो महाराष्ट्र में
इस वक्त उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल बीजेपी से आगे चल रहे हैं। साथ ही उत्तर पश्चिमी मुंबई से यूबीटी शिवसेना के अमोल आगे चल रहे हैं। साथ ही उत्तर मध्य से उज्जवल निकम बीजेपी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और बात उत्तर पूर्व से की जाए तो शिवसेना यूबीटी ने संजय दीना पाटिल को आगे किया हुआ है। साथ ही दक्षिण मध्य से शिवसेना यूबीटी से अनिल देसाई आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत 54,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और मुंबई में ये अंतिम राउंड शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट की यामिनी जाधव को लेकर बताया जा रहा है कि उनकी हार पक्की है। वहीं उत्तर मध्य मुंबई से भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ पीछे चल रही हैं। और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि दिल्ली से सामने आई हैं, जहां भारी संख्या में लोग हाथों में ढोल नगाड़े लेकर बाहर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और जिस तरीके से दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे की ओर बढ़त बनाए हुए है, उसको लेकर ये अपनी खुशी जता रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे अगर बात यूपी की करूं तो यूपी में लगातार जो है गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से गठबंधन लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है, आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि सीटें बढ़ेंगी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतने को देखने को मिलेगा। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार यूपी में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और मैं इसी के साथ आपसे अब राजस्थान के बारे में बताने जा रही हूं। राजस्थान में 2 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने अपनी जीत की घोषणा कर दी है, जिनमें 2 सीटें जयपुर और बीकानेर हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। जयपुर से मंजू शर्मा ने अपनी जीत दर्ज कराई है, वह भारी मतों से जीती हैं। इसी के साथ बीकानेर में भी भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज कराते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद राजस्थान के बीकानेर और जयपुर में लोगों में खुशी का माहौल है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दोनों प्रत्याशियों की जीत का जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर दिल्ली की देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की बढ़त बनने के चलते ये लोग खुशी का माहौल जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और नाचते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वे मान चुके हैं कि 7 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की है। वही बात अगर हिमाचल की जाए तो हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की जीत पक्की होती नजर आ रही है। लगातार अनुराग ठाकुर हिमाचल की हमीरपुर सीट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वही बात की जाए हिमाचल की ही मंडी सीट की तो कंगना रनौत भी लगातार आगे की ओर बढ़त बनाए हुए हैं। दोनों हमीरपुर और मंडी सीटों पर माना जा रहा है और ये तय है कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर की जीत पक्की है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बांदा में कृष्णा पटेल 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और रायबरेली में राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ में राजनाथ सिंह 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहनलालगंज में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं मैनपुरी पर नजर डाली जाए तो मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार जो है आगे की ओर जीत के लिए बढ़त बनाए हुए हैं। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी 23,000 वोटों से पीछे चल रही हैं और उन्नाव से साक्षी महाराज 14,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। खीरी लोकसभा से अजय मिश्र टहनी 18,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार मतगणना का जो है रिजल्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर
ये पोल देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कहां से किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात 2019 की जाए तो 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम पूर्ण बहुमत के साथ लहराया था, कहीं ना कहीं 2024 की बात की जाए तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और ये खासा बदलाव यूपी में देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी में गठबंधन ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अब तक दिखाया है और आगे कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो और भी आगे अच्छा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर मात खानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं लखनऊ में राजनाथ सिंह जो है आगे चल रहे हैं, मोहनलालगंज में किशोर कौशल आगे बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं, वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव 1.58 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं राजस्थान में दो भाजपा उम्मीदवारों ने अपनी जीत पक्की कर ली है, जिनमें बीकानेर और जयपुर की सीटें शामिल हैं। दोनों सीटों पर इन दोनों ने अपनी जीत दर्ज कराई है। जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा ने जीत बनाई है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी जानेंगे। ओम शंकर जी, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है रायबरेली में, क्या कुछ हालात हैं? रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली की लमसम जो है वो 9 राउंड की गणना पूरी हो चुकी है, जिसमें कि राहुल गांधी 3 लाख से ऊपर की लीड लेकर चल रहे हैं और एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। रायबरेली भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने निराश किया है, क्योंकि जिस तरह से जो है 44 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन बढ़त बढ़ाए हुए है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक झटका मिला है। किस तरीके का उल्लास लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया आ रही है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गठबंधन लगातार आगे चल रहा है, उसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की प्रतिक्रिया है? देखिए, रायबरेली की बात करी जाए तो यहाँ 1952 से लेकर फिरोज गांधी सांसद थे, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी लगातार सांसद रहे, सोनिया गांधी सांसद रही और उनके राज्यसभा जाने के बाद जो है अब राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रायबरेली के लोगों का एक गांधी परिवार से बड़ा ही भावनात्मक रिश्ता है और रायबरेली की जनता ने उनसे जो है दिल खोलकर उनके ऊपर जो है वो प्यार लुटाया है। राहुल गांधी जो है पिछली बार सोनिया गांधी 1,67,000 से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी जो है वो 3 लाख की लीड पार कर चुके हैं। जी देखिए ओम जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूपी में भी लगातार जो है गठबंधन आगे चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? जिस तरीके से 2019 में हमने देखा था कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब कंपेयर इस साल से की जाए, 2024 से की जाए तो काफी कुछ पीछे छुटता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आवारा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर, पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों की वजह से जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बराबर जनसभाएं की थी। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा, आवारा जानवरों से जो है छुटकारा मिला जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए हम देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये चीजें जो है इंडिया गठबंधन के साथ ट्रस्ट हुई हैं और जो बीजेपी जो है। ठीक है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां भाजपा से कृपाशंकर सिंह 6,004 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर वहीं सपा से बाबू सिंह कुशवाहा 5,077 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। और श्रीश उपाध्याय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। श्रीश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास जिस तरीके से ये बढ़त देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि महायुक्ति से 48 में से 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जी, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके इनके जो गठबंधन है उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है,
क्योंकि जहां एक बार इनकी कोशिश ऐसी थी कि 48 में से 41 के आसपास हुआ करता था, जी। अब हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 20 के आंकड़े के अंदर सिमट गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी 12 पे, शिवसेना जो शिंदे गठवा है वो 12 और राष्ट्रवादी जो अजित पवार के साथ है वो सिर्फ एक सीट पर ही आगे चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है वो लगभग पे आगे चल रही है, जिसमें कांग्रेस को 11, शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उसको 11 और राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी के पास है वो करीब 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो इस तरह अगर पूरे परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। जी श्रेयस, क्या कुछ इसके पीछे का कारण रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है एनडीए को 22 सीटों का बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़फोड़ की राजनीति थी, लगभग यहाँ के लोगों को वो पसंद नहीं आई है। यही कारण है कि शिवसेना की तोड़फोड़ करने के बावजूद भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी 11 और शिंदे सिर्फ 5 पर सिमट गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने तोड़ा, तो राष्ट्रवादी को तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रवादी की भी जो सीटें थी उसमें से 7 सीटें शरद पवार के पास बढ़त मिल रही हुई है और अजित पवार को मात्र 1 सीट पे बढ़त मिली हुई है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी जो जब शिवसेना के साथ लड़ा करती थे तो ये लोग 41 पे टोटल हुआ करते थे, आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 16 या 17 सीट पर सिमट करके रह जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे मराठा आंदोलन को की तरफ ध्यान नहीं देना, उसको ठीक से टैकल नहीं करना। इसके अलावा कहीं न कहीं राहुल गांधी इस बात को लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो SC/ST का जो आरक्षण वाला कोटा है उसको रद्द कर देगी। और इसी भय के कारण हो सकता है SC/ST वाला वोट और मराठा आरक्षण को लेकर के मराठा वाला वोट ये सरका है बीजेपी के पास से, और रिजल्ट आपके सामने है। श्रेयस जी, बताया जा रहा है उत्तर मुंबई में जानकारी के अनुसार पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। मुंबई में जो है पीयूष गोयल ऑलरेडी जीत चुके हैं। उत्तर मुंबई की जो सीट है वहां से पीयूष गोयल जी जीत चुके हैं, वहां से भूषण पाटिल जी वो हार चुके हैं। इसके अलावा 5 और सीटें हैं जहां पर दक्षिण मुंबई की सीट है जहां पर शिवसेना के जो है वो आगे चल रहे हैं, और दक्षिण मध्य वाले में भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व यानी जिसे ईशान्य मुंबई कहा जाता है वहां पर संजय दीना पाटिल है शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के, वो भी आगे चल रहे हैं। अभी सिर्फ बीजेपी एक उत्तर मध्य की सीट है जहां पर उज्जवल निकम जो सरकारी वकील हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी की सीट की उम्मीदवारी पर लड़ रहे हैं यहाँ से, और वो इस समय 26,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जबकि उनका भी जो डिफरेंस था ये लगभग 52,000 था, और अभी सेकंड लास्ट राउंड तक पहुंचते वो 52,000 का 26,000 पहुंच गया है। अब ये लास्ट राउंड डिसाइड करेगा कि यहाँ से उज्जवल निकम की जीत होगी या कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ की जीत होगी। जी श्रेयस जी, दक्षिण मुंबई से क्या कुछ हालात हैं? दक्षिण मुंबई में भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही जीत रही है ना। तो यहाँ पर हालत यह है कि सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी को जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त है, जबकि 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है उसको बढ़त मिली हुई है और लगभग वो जीतती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी को मुंबई में 6 में से जो कभी 6 में से 6 हुआ करती थी उसमें 6 में से 2 पर रह गई है। 4 सीटों का नुकसान मुंबई से है। जी क्या लगता है श्रेयस जी, आंकड़ा आगे जाकर थोड़ी देर बाद बदल सकता है, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर अब यहाँ के हालात देखते हुए, मुंबई के हालात देखते हुए नहीं लग रहा है, क्योंकि मुंबई में अब अंतिम चरण की काउंटिंग चल रही है और लगभग हर जगहों पर जो है 10-10 वाली स्थिति रहेगी। 2-4, 5,000, 6,000 वाले पे जो मार्जिन है, इस मार्जिन में सिर्फ उत्तर पश्चिम में लड़ाई चल रही है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और शिवसेना शिंदे वाले के बीच में, और दोनों लड़ाई में सिर्फ 5,000 का फर्क है, जो जहां कुछ भी हो सकता है ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन बाकी की जो तीन सीट है जिसमें एक बीजेपी 26,000 से आगे चल रही है, जहां पर 2-5,000 का फर्क ही पड़ेगा तो बीजेपी लगभग जीत रही है। और उसके अलावा बाकी की दोनों सीट बची हुई है, उत्तर मध्य वाली और ईशान्य मुंबई वाली, वो शिवसेना के खाते में ही जाती नजर आ रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस जी। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो जो है इस वक्त आगे चल रही हैं। जानकारी के अनुसार पीयूष गोयल जो हैं जीत चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की
प्रदर्शन जो है पहले के मुकाबले काफी कम देखने को मिल रहा है। और मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ जो है तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या कुछ हालात है इस वक्त यूपी में? क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? पहले के मुकाबले क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, यूपी की अगर बात करूं तो वही जो जिस तरह से अखिलेश यादव ने बढ़त बनाई थी वो अभी तक भी वहां पर बरकरार है। लेकिन इस वक्त ये देखना होगा कि सरकार अब किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि इस सरकार को बनाने के लिए जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं वो है बिहार के कहूँ तो नीतीश कुमार जेडीयू से जो है वो तकरीबन 15 सीटों की बढ़त बनाए हुए चल रहे हैं। और वो इस चुनाव के अंदर किसकी तरफ होते हैं, किसकी तरफ नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी से उनका नाता जुड़ा हुआ है। वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। अभी पिछली बार दल बदला करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार को जो है वो पलटू राम भी कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार जिधर फायदा देखते हैं वो उधर चले जाते हैं। अब वहीं पे 14 सीटों की बढ़त बना के वो चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे नीतीश कुमार जो है वो नहीं मिल पाए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। और वहीं पे शाम के समय में बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार है ना, उन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। और सबसे बड़ी खबर ये भी आई है कि उप प्रधानमंत्री बनाने का जो एक तरीके से कहते हैं ऑफर जो है वो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल चुका है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात होगी कि अब देखते हैं कि नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं और वो किस तरह से बीजेपी के साथ टिके रहते हैं, या फिर एक बार फिर से जो उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी दल बदली के वो एक तरह से बादशाह माने जाते हैं। तो क्या वो दल बदली फिर से करेंगे या फिर अपनी बातों पर टिके रहेंगे? लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जो है इस बार इस लोकसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी और अहम भूमिका। देखिए ऋषभ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरीके से सुबह से रुझान आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और 3 बज चुके हैं। क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या बीजेपी के हाथ कुछ लग सकता है या फिर उल्टा नुकसान होने वाला है फिर से? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ऋषभ से शायद हमारा संपर्क टूट गया। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है यूपी में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा शायद तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसका फायदा सीधे इंडिया गठबंधन को हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि यूपी में इंडिया गठबंधन का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ बिहार की भी बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार में 2019 में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बात अगर अब 2024 की जाए तो वहां भी ठीक है। ऋषभ हमारे साथ फिर से जुड़ गए। ऋषभ, जिस तरीके से सुबह से रुझान आ रहा है, गठबंधन बहुत अच्छा गेन कर रहा है, लेकिन क्या लगता है 3 बज गए हैं, अब आगे कहानी पलट सकती है या फिर बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है? तो आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं, जहां पर दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जो है बहुत अच्छी बढ़त बनाई है, जिसके चलते उन्होंने अभी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही जो है खुशी मनाना शुरू कर दिया है और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बाहर निकल आए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में और बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल ने अपनी जीत का परचम लहरा लिया है। इसी के साथ सारण जो है जुड़ गए हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उदित सारण जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम मुंबई का हालचाल जानेंगे। उदित जी, क्या हालात है मुंबई के? बताया जा रहा है कि
उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल ने जीत दर्ज की है। देखिए, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आपको कि जिस तरह से मुंबई की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने का कोशिश की, तो उससे वजह से यहाँ के जो लोकल्स है, खास करके महाराष्ट्र लोग, उनको ये पसंद नहीं आया। बेसिकली जो बाला साहब ठाकरे जी का जो कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र में और हिंदुत्ववादी सरकारों में, या सिर्फ बीजेपी में, कि जब नरेंद्र मोदी जी की हालत, उनको पार्टी में राजयोग का, राजधर्म का पालन करने के लिए बोला गया था, तभी बाला साहब ठाकरे जी ने उनके ऊपर हाथ रख के उनके बीजेपी के आला कमान को बोला गया था कि आप उनको काम करने के लिए दे दीजिए। लेकिन उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानिक नेतृत्व ने ये किया कि यह उनकी पार्टी फोड़ी, तो ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। और आज अब आप जो रिजल्ट देख रहे हो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को हर महीने में महाराष्ट्र में आना पड़ा है, मुंबई में रोड शो करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मालूम पड़ गया था कि उनकी ये जो चाल, जो उनका जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेल हो चुकी थी। तो वो डैमेज कंट्रोल के लिए प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा। लेकिन और 2-3 चीजें हैं, जैसे कुछ बिजनेस हाउसेस है, बिजनेस हाउस को गुजरात में लेके जाना, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए रोजगार का साधन होना करना था, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेस हाउस गुजरात में था। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ के लोकल्स के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारा यूजफुल था। तो ये स्ट्रैटेजी की वजह से जो यहाँ के लोकल्स है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो वोटिंग की है, तो उसका आप देख रहे हो कि जहाँ पे वो 45+ की बात कर रहे थे, अभी बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। और उससे अगेंस्ट देखिए उद्धव ठाकरे जी को एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कल्याण लोकसभा सीट से श्रीकांत शिंदे शिवसेना से विजयी घोषित हुए हैं। हाँ, वो बेल्ट उनका ही था, लास्ट 2 साल से है, और उन्होंने अच्छा सा काम भी किया था जी। उसके कंपैरेटिवली जो यहाँ वहाँ की जो लोकल कैंडिडेट दी गई थी वो उतनी पावरफुल या नहीं थी, तो वो किधर ही 50-50 में ही थे। और एज ए वो थर्ड चेयर उनका था, और सीएम साहब का जो अलग रोल, उनका ऑफिस उधर बहुत सारा काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लोकल बस था कि उनको एक ही चीज थी उनकी कि बाकी कोई सीट ना आए लेकिन मेरे बच्चे की सीट आए, ये उनका उसके पीछे था, और वो रिजल्ट उनके पास आ गया है। जी अवधूत जी, मैं उत्तर मध्य मुंबई के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। पीयूष गोयल जी के सीट के यहाँ पे जी। हाँ, वो वहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो कोई बड़ा चेहरा नहीं था, और जो कांग्रेस के रास्ते में गई थी, और वहाँ के जो लोकल कैलकुलेशन से, जहाँ पे गुजराती मारवाड़ी लोगों का सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज है, तो वो वोट वहाँ पे गई है उनके लिए। और पीयूष गोयल जी का खुद का एक अलग करिश्मा है, वो एक्चुअली पढ़े लिखे हैं, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसका नाम भी मुझे पर्सनली मालूम नहीं था वो कि मुंबई की राजनीति में वो है जी। तो वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बड़ा ये नहीं है, लेकिन बाकी के जितने कैंडिडेट्स है वो आप देखेंगे तो वो सब कट टू कट टफ फाइट वाला नेकी का मुकाबला चालू है जी। इस वक्त दक्षिण मुंबई के क्या कुछ हालात हैं, इसके बारे में भी और बता दीजिए। दक्षिण मुंबई में तो अरविंद सावंत जी है, तो वो मेरे ख्याल से, और वो जो महाराष्ट्रियन बेल्ट है जी, तो और वहाँ पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्रियन बेल्ट है, उसके बाद तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो भेंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड का है, तो वो पूरा बेल्ट और लालबाग परल तक वो आता है। और उन्होंने इसके पहले मुरली देवरा जी के जो बेटे हैं मिलिंद देवरा जी को भी उन्होंने जीत दी थी, और उनका एक अलग करिश्मा है, और खास करके महाराष्ट्रियन लोगों ने वहाँ पे जोर से वोटिंग किया है, और उसमें सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स है ये टाइम उन्होंने मशाल के साथ यानी उद्धव जी के साथ उन्होंने बड़ा ट्रस्ट रखा है, क्योंकि कोविड के टाइम में उद्धव जी ने जो काम किया था तो उन्होंने किसी का रिलीजन नहीं देखा था, उन्होंने जो भी है एक भारतीय बोल के उन्होंने हर एक को उन्होंने मदद की थी, तो वो किसी ने सबने याद रखा और उनके लिए उनकी वोटिंग हो गई है, और मेरे ख्याल से अभी वो जीत भी रहे हैं वहां से। हेलो, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद अवधूत जी। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में बड़ा उछाल आया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नहीं मिले नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें, नीतीश से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे सम्राट।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मिलने से पहले नीतीश जो है रवाना हो गए हैं, लेकिन उनकी सम्राट से मुलाकात नहीं हो पाए। बिहार की राजनीति में बड़ा उछाल आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार की मुलाकात जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई है। नीतीश से मिलने के लिए सम्राट उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं मिल पाए और नीतीश कुमार मिलने से पहले ही खाना खाने चले गए थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उछाल आया। सम्राट चौधरी की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से नहीं हो पाई और उनके पहुंचने से पहले ही वह खाना खाने के लिए चले गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई जगह पर लोगों ने अपनी जीत का परचम भी लहरा लिया है। यूपी से भी कुछ ऐसी कोई अपडेट सामने आई है जहां पर जीत को लेकर लोगों में खुशी मनाई जा रही है? देखिए, यूपी के अंदर तो सीधा सीधा देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने काफी ज्यादा बढ़त हासिल करी है। काफी बढ़िया उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव के अंदर उन्होंने रिकवरी की है। और जहां तक कि जो एक तरह से कहें जो समाजवादी पार्टी की बेल्ट सीट मानी जाती थी, जैसे संभल हो गया, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया और उसके बाद आपका बदायूं हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी सीटें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गई है। और इस वक्त ये भी है कि रायबरेली के अंदर जो है राहुल गांधी ने काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से उन्हें वहां पर वोट पड़ा है। और वहीं अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी के अंदर जो है वो स्मृति ईरानी हारते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर सीधा सीधा स्मृति ईरानी जो है वो चुनाव से पहले लगातार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी कि आइए मेरे सामने इसमें अमेठी सीट पर लड़िए, क्योंकि एक बार राहुल गांधी को वो उस सीट पर हरा चुकी है। लेकिन अब स्मृति ईरानी जो है वो खुद ही वहां पर हारती हुई नजर आ रही है। यानी कहने की ये जरूरत है कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए कांग्रेस का एक सिपाही जो है वही काम कर गया। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है वो सरकार बनती है, क्योंकि पहली बड़ी खबर तो ये निकल कर आ रही है कि बिहार के अंदर जो है वो सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार नहीं मिले हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो इस चुनाव के अंदर सरकार बनाने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और नीतीश कुमार को जिस तरह से ऑफर मिला है तो उससे यही कयास लगने शुरू हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन हुआ था उस समय तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक मंच पर सारे नेताओं को जोड़ा था। उसके बाद काफी सारी खामियों के चलते काफी सारी बातें ना माने जाने के करते वो इस गठबंधन से दूर हो गए थे और उन्होंने एनडीए का दामन जाके थाम लिया था। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप आइए फिर से हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देश का आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए ऋषभ, ये सब ठीक है, लेकिन 2019 में जिस तरीके से बहुमत से सरकार बनी थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये उठता है कि मैं आपसे अयोध्या सीट के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। देखिए, अयोध्या सीट के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। तकरीबन अभी 8,500 वोटों तो उन्होंने वहां पर बढ़त बना रखी है। और यहाँ पर अयोध्या के अंदर बीजेपी को जिस तरीके से बीजेपी की पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या को लेकर काफी ज्यादा रैलियों में भाषण दिए गए थे, काफी ज्यादा राम मंदिर के ऊपर बात हुई थी। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसके दम पर बीजेपी जो है वो वोट बटोरना चाह रही थी। लेकिन अब अयोध्या से अगर बीजेपी पीछे चल रही है तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात है यहाँ पर कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां रही होंगी जो अयोध्या सीट से भी उन्हें पीछे रहना पड़ रहा है। और वहां पर अगर मैं बनारस की बात भी करूं जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस सीट पर भी कुछ खास बढ़त नहीं मिली है। अभी जो है वो तकरीबन 80,000 के तकरीबन वोटों से वो आगे चल रहे होंगे प्रधानमंत्री, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरू में इस सीट पर वो पीछे भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर अब जाके वो आगे हुए हैं। तो एक अपनी सीट से प्रधानमंत्री का पीछा होना ये भी काफी
बड़ी बात हो जाती है और इससे ये कयास लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि सच में बीजेपी को इस बार जनता ने सिरे से नकारा है और यही कारण है जो इतनी कम सीटें जो है अभी रुझानों के मुताबिक आपके सामने आई है। यहाँ तक कि जहाँ 272 की बातें हो रही थी, 400 पार की बातें हो रही थी, यहाँ पर तो बीजेपी अभी तक वो आंकड़ा भी छू नहीं पाई है, खुद अपने दम पर 240 282 उस पर रुकती हुई नजर आ रही है। देखिए ऋषभ, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से अयोध्या में तमाम तरीके के विकास कार्य होते, राम मंदिर बना था और कहीं ना कहीं अयोध्या को लेकर तो ये बहुत शॉकिंग है कि वहां पर भी अभी जो है हालात इस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा, ऐसे क्या खामियां रही बीजेपी में कि इतना अयोध्या में इतना विकास कार्य होने के बावजूद भी इस तरीके से जो है रिजल्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर साथ थामा और एक दूसरे का हाथ थामा और उसके बाद बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह के रैलियां की और जिस तरह से राहुल गांधी ने काफी पहले से प्लानिंग कर दी थी कि वो न्याय यात्रा करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और उन्होंने इन यात्राओं को किया। भले ही इन यात्राओं से ये देखा गया कि राहुल गांधी से जो है वो काफी ज्यादा जनता जो है वो कनेक्ट हुई और वहीं उत्तर प्रदेश जो है एक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो एक बड़ी पार्टी मानी जाती है जो बीजेपी को सीधा सीधा वहां पर टक्कर दे सकती थी। 2019 में तकरीबन 5 ही सीटें लेके आ पाई थी, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर किया है और 44 से 45 सीटों के करीब जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी लगातार एजेंडा चला रही थी, लगातार वो रैलियों से राम की बातें कर रही थी, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही थी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जिस तरह से भाषण दे रहे थे वो सारे कुछ भी काम नहीं आए और इस बार जनता ने जो है वो राम के नाम पर वोट नहीं दिया बल्कि काम को देखते हुए वोट दिया। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो है पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित का नारा दिया था, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा काम आया है और इसी सब फॉर्मूले पर काम करने के बाद आज नतीजे आपके सामने है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने रिकवरी की है राहुल गांधी का हाथ थामकर। कहीं ना कहीं ये मानना भी पड़ेगा कि ऋषभ, जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ में रहे, दोनों की दोस्ती जो है जनता को काफी भा रही है। लगता है कि दोनों यंगस्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में कई ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर इस बार जनता जो है वोट डालने गई होगी। आपने तमाम तरीके की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उस दौरान जनता का जो मन था, जनता का जो रुझान था, शायद उसके बारे में आप इस बार मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि देखिए इस बार मैं आपको बताता हूं कि देखिए मैंने धरातल पर उतर के रिपोर्टिंग की, मैंने ग्राउंड जीरो पर उतर के रिपोर्टिंग की, मैंने काफी सारे लोगों से बात की, उत्तर प्रदेश के अंदर के काफी सारे लोगों से बात की, दिल्ली के अंदर काफी सारे लोगों से बात की, लेकिन यहाँ पर जनता के मन में जो थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चीज नजर आ रही थी क्योंकि युवाओं का कहना था पेपर लीक जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई युवाओं के लिए। उसके बाद युवाओं का कहना था कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें ज्यादा लेकर जा रही है। फिर उसके बाद युवाओं का कहना था कि कहीं ना कहीं देश के अंदर रोजगार की भी कमी है। और एक युवा ऐसा तबका होता है जो मुद्दों को बेहतर तरीके से समझता है। युवाओं का कहना था कि आप मंदिर बनवा रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, ये बेहतर कर रहे हो, लेकिन इन सारी चीजों से हमारा भला नहीं होने वाला, हमें जो है वो रोजगार नहीं मिलने वाला, हमें नौकरी नहीं मिलने वाली, इसलिए आप जो है वो बुनियादी सुविधाओं पे ज्यादा तरीके से बेहतर तरीके से काम करें। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं उन चीजों को नजरअंदाज किया और जो उसके मुद्दे होते थे, जैसे अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया कि राम मंदिर को बीच में लेके आ जाना, हिंदू मुस्लिम को बीच में लेके आ जाना, और अंत में तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपनी रैलियों के अंदर भाषण दिए वो छूटे नहीं थे, उन चीजों ने भी काफी ज्यादा इफेक्ट डाला। और इस बार जो जनता ने वोट किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी वोट किया, वो डेवलपमेंट को देख के किया, वो विकास को देख के किया, यहाँ तक कि वो रोजगार की उम्मीद से किया, क्योंकि राहुल गांधी ने काफी सारी रैलियां की और राहुल गांधी ने। ऋषभ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ऋषभ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो जिस तरीके से आपने देखा और सुना कि ऋषभ ने बताया कि ग्राउंड जीरो पर जो है जनता ने इस बार मुद्दों की बात की, जनता ने इस बार महंगाई की बात की, जनता ने इस बार बेरोजगारी की बात की,
तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता इस बार जो है जब वोट डालने गई तो कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं वो अपने दिमाग में रखकर जो है उन्होंने मतदान किया, जिसका रिजल्ट जो है जिस तरीके से आज आप सुबह से देख रहे हैं कि गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा पीछे रही। तो इस बात से कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा खूब जमकर बोला गया, उसको लेकर शायद जो है जनता वोट डालने निकली और जनतंत्र का जो फैसला है वो आज हम सुबह से सभी लोग देख रहे हैं। इस फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला खुद जनता ने लिया है, खुद जनता ने तय किया है और जनता के द्वारा तय किया गया है कि उनको अपना राजनेता कैसा चाहिए, किस तरीके की सरकार चाहिए। तो फिलहाल जो है अब तक लगातार जो है गठबंधन यूपी में बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा बिहार में बात की जाए तो बिहार में भी जो है बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है। मैं वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, अभी 3:30 बजे हैं, आगे देखना होगा कि किस तरीके से तस्वीर बदलती है। फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो है वो यही कहता है कि बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफ़ी कम रहा है और गठबंधन और कह सकते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, वो जनता शायद पसंद कर रही है, जिसका नतीजा आज सुबह से देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात अगर दिल्ली की जाए तो यूपी के मुकाबले दिल्ली की 7 सीटों पर जो है अभी तक बीजेपी आगे चल रही है और लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता एक अलग ही उत्साह में देखने को मिल रहे हैं। ढोल नगाड़े लेकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। वे मान चुके हैं कि 7 सीटों पर वे जीत चुके हैं, लेकिन अभी वक्त 3:30 बजे हैं। वहीं देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता है या फिर बीजेपी को मुनाफा होगा, ये तो आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल तस्वीरों के अनुसार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहां पे गठबंधन जो है लगातार बढ़त बनाए हुए है। और बात अमेठी की जाए तो फिलहाल जो है तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से किस जगह किसको कितनी बढ़त मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल गठबंधन की लहर चल रही है और मोदी का 400 पार का नारा जो है कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है। और रुकते हैं अब छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।